प्रेसिडेंट ऑफिस में वापस आकर विवान ने हमेशा की तरह अपनी सेक्रेटरी द्वारा लाए गए दस्तावेजों को देखना शुरू कर दिया। एक बार जब वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वह बाकी सब कुछ भूल जाता है। समय तेजी से बीत गया और विवान को तब तक एहसास ही नहीं हुआ कि दोपहर हो चुकी है, जब तक कि उसकी सेक्रेटरी पैक किया हुआ लंच लेकर नहीं आ गई। असल में वह आन्या को मैसेज भेजना चाहता था ताकि उससे पूछ सके कि क्या उसे अस्पताल में किसी चीज की जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, मैसेज भेजने से पहले ही उसे वरुण का एक और फोन आ गया। विवान भाई, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं। देखिए, क्या आप वीडियो में दिख रही महिला को पहचान पाते हैं? इसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैं उस महिला को कैसे जान सकता हूं जिसने तुम्हारी दुकान में तोड़फोड़ की? ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपको भेजना चाहता था, बल्कि मेरी बहन ने वीडियो देखने के बाद मुझसे इसे आपको भेजने के लिए कहा। इसे रिसीव करना न भूलें। तुम्हारी बहन। ठीक है, भेज दो। विवान ने फोन काट दिया। 1 मिनट बाद वरुण ने व्हाट्सएप के जरिए एक ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी वीडियो भेजा। विवान ने डाउनलोड पर क्लिक किया और मैसेज रिसीव होने के बाद उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो चलते समय विवान को एक जाना पहचाना सा दिखने वाला इंसान बेसबॉल बैट लहराते हुए वरुण की रियल एस्टेट एजेंसी के कांच के दरवाजे को बुरी तरह तोड़ता हुआ दिखाई दिया। वीडियो से आ रही तोड़फोड़ और टूटने फूटने की आवाजें सुनकर विवान कुछ हद तक हैरान रह गया। क्या यह महिला मानसिक रूप से बीमार है? हालांकि अगले ही पल दुकान की खिड़की तोड़ने वाली महिला ने अचानक कैमरे की ओर देखा और फिर बेसबॉल बैट फेंक दिया। खटाक! वीडियो तुरंत ही काला हो गया। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। यह वह कैसे हो सकती है? विवान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, क्योंकि जिस पल उस महिला ने ऊपर देखा, विवान को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसे लगा कि उसे कोई वहम हुआ है, इसलिए उसने दोबारा प्ले बटन दबाया और जैसे ही महिला ने ऊपर देखा, वीडियो को रोक दिया। उसने तस्वीर को जूम किया और उस महिला का चेहरा फोन की स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगा। अन्विता! क्या सच में यह वही है? विवान हैरान दिखाई दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अन्विता इतना पागलपन भरा काम करेगी। क्या उसे यह नहीं पता था कि वह जो कर रही थी वह गैरकानूनी था? क्या तुम पागल हो? विवान ने भौहें चढ़ाकर वरुण को एक मैसेज भेजा। भाई, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैसेज भेजे जाने के तुरंत बाद वरुण ने जवाब दिया, मानो उसे विवान द्वारा पूछताछ के लिए मैसेज भेजने की उम्मीद थी। मेरी बहन ने कहा कि तुम्हें इसे संभालना चाहिए। यह जवाब देखकर विवान कुछ असमंजस में पड़ गया। वह अब अन्विता के मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी पूर्व सास सुनीता के प्रति सम्मान के कारण वह चुपचाप खड़े होकर अन्विता को पुलिस द्वारा ले जाते हुए नहीं देखना चाहता था। काफी सोच विचार के बाद विवान ने सुनीता को इसके बारे में बताने का फैसला किया। उसने अपनी पूर्व सास सुनीता को फोन किया और अन्विता द्वारा पिछली रात किए गए अजीबोगरीब कारनामों का ब्यौरा दिया। फिर उन्हें वह वीडियो भेज दिया। सुनीता को सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। विवान, मुझे बहुत अफसोस है, यह अन्वी की गलती थी। मैं तुम्हारे दोस्त के नुकसान की जिम्मेदारी लेती हूं। कृपया मेरी ओर से अपने दोस्त से माफी मांग लेना। आंटी, चिंता मत करो। चूंकि आपने कहा है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। और हाँ आंटी, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद जरूर करूंगी। कृपया अन्विता से अच्छे से बात करें और उसे समझाएं कि वह मुझे परेशान करना बंद करे। अगर वह मुझे परेशान करना जारी रखती है, तो मैं पुलिस को बुलाकर उस पर जानबूझकर उत्पीड़न का आरोप लगा सकता हूं। विवान, अन्वी भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। खैर, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा तलाक हो चुका है, इसलिए मैं अब उसके बारे में तुमसे और बात नहीं करूंगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है आंटी। अपना मकसद पूरा होने के बाद विवान ने फोन काट दिया। उसने अन्विता की मर्जी न होने के बारे में सुनीता की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फोन रखने के बाद विवान ने आन्या को एक और मैसेज भेजा। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय वीडियो कॉल की। विवान ने आंसर बटन दबाया और अगले ही पल आन्या का बेहद खूबसूरत चेहरा वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दिया। बैकग्राउंड में अस्पताल के नीचे स्थित एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा था। आन्या मेज पर बैठी थी, दोनों हाथों में फोन पकड़े हुए थी और वीडियो में विवान को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या मेरा विवान मुझे याद कर रहा है? हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। वैसे मैं पूछना चाहता था कि क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है?
और क्या तुम्हें मुझसे कुछ खाना लाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अस्पताल में नीचे सब कुछ है। मैं अभी रेस्टोरेंट से अपना खाना पैक करवा रही हूं। क्या तुम अकेले हो? क्या सान्या तुम्हारे साथ नहीं है? वीडियो में केवल आन्या को देखकर विवान ने जिज्ञासावश एक सवाल पूछा। आन्या ने अपना सिर झुकाया और शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। अगर वह यहां नहीं है तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें आसानी से बता सकता हूं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम कल उसे अस्पताल ले जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। विवान, मैं समझती हूं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। जब आन्या ने कहा कि उसे उस पर भरोसा है तो विवान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और वह कई तरह की भावनाओं में खो गया। आन्या, असल में विवान ने दांत भींचते हुए सच बताने की तैयारी की। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आन्या ने अचानक वीडियो में उसे रोकते हुए कहा, विवान, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। खाना पैक हो गया है, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर आन्या ने वीडियो कॉल काट दी। फोन की स्क्रीन पर जहां कॉल समाप्त हुई थी उसे देखकर विवान ने गहरे अपराधबोध के साथ कड़वी मुस्कान दी। शायद अपने मूड के कारण विवान को दोपहर में भूख नहीं लग रही थी। कुछ निवाले खाकर वह काम पर लौट गया। उसी समय वर्मा एंटरप्राइजेज जनरल मैनेजर का ऑफिस। अन्विता ने समर के साथ रात का खाना खाने के सुझाव को मना कर दिया और अपनी मां सुनीता के साथ फोन पर लंबी बातचीत कर रही थी। मां और बेटी ने करीब 10 मिनट तक बातें की। फोन रखने ही वाली थी कि अचानक सुनीता ने हिचकिचाते हुए पूछा, अन्वी, क्या तुम डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई ले रही हो? अन्विता अपनी ऑफिस की कुर्सी पर पीछे झुक गई और बेपरवाही से बोली, मैं भूल ही गई थी। तुम्हारा जन्म समय से पहले हुआ था, इसलिए तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से औरों से कमजोर है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है, फिर भी तुम्हें नियमित रूप से दवा लेनी होगी, समझे? अन्विता मुस्कुराई लेकिन थोड़ी बेताबी से बोली, अरे मुझे पता है, मैं इसे बाद में खा लूंगी। आप बस अपनी यात्रा का आनंद लें और मजे करें, मेरी चिंता न करें। मैं चिंता क्यों ना करूं? तुम मेरी बेटी हो, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ? मैं काम से घर आने के बाद इसे खा लूंगी, ठीक है? शाबाश। माँ, आप मजे कीजिए, मुझे यहाँ काम करना है, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, काम जरूरी है, लेकिन तुम्हारी सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय मिलने पर मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी। ठीक है, बाय माँ। फोन रखते ही अन्विता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जयंत की जन्मदिन की दावत के बाद से उसे शराब पीने की बुरी आदत पड़ गई है। जब वह नशे में होती है तभी वह थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को भूल पाती है और शांति से सो पाती है। यह तो सबको पता है कि शराब पीने के बाद दवा नहीं लेनी चाहिए, इसलिए उसने कुछ दिन पहले डॉक्टर द्वारा दी गई दवा लेना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ उसका वहम था या नहीं। उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा बंद करने के बाद से उसकी मानसिक हालत में काफी सुधार हुआ है। कभी-कभी जब वह सुबह उठती तो उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस होता, जैसे उसने कोई भारी कसरत की हो। इन सभी उलझे हुए ख्यालों को नजरअंदाज करते हुए अन्विता ने अपनी कलाई को सीधा किया और फिर खुद को अपने काम में पूरी तरह से झोंक दिया। समुद्रिका की नई दवा का वर्मा ग्रुप के कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। इस दौरान वर्मा परिवार के सभी सदस्य बहुत ज्यादा दबाव में ओवरटाइम काम कर रहे थे। कंपनी की जनरल मैनेजर होने के नाते जाहिर है उसे एक मिसाल पेश करनी थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह लगभग हमेशा ऑफिस सबसे आखिर में निकलने वाली इंसान थी। व्यस्त काम के बीच समय बहुत जल्दी बीत जाता है। देखते ही देखते शाम के 5 बज चुके थे। दिन का काम खत्म करने के बाद विवान समय पर ऑफिस से निकल गया। काम खत्म होने के बाद वह एक सुपरमार्केट गया, कुछ राशन खरीदा और फिर अपने विला लौट आया। इस समय तक आन्या और सान्या वापस नहीं लौटी थीं। सामग्री तैयार करने के बाद विवान ने रात का खाना बनाना शुरू किया। आधे घंटे बाद आन्या और सान्या वापस लौट आईं। जैसे ही दोनों ने दरवाजे से एंट्री की, खाने की खुशबू उनकी ओर आने लगी। आन्या ने चप्पल उतारी और जल्दी से रसोई की ओर भागी। विवान को खाना बनाते देख उसकी दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। वह दबे पांव विवान की ओर बढ़ी और उसे पीछे से गले लगा लिया। विवान एकदम हैरान रह गया, फिर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसे पकड़े हुए आन्या को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने धीरे से कहा, पूरा दिन अस्पताल में बिताने के बाद तुम थक गई होगी, जाओ नहा लो।
10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, पहले मुझे अपने विवान को गले लगाने दो, आन्या ने जवाब दिया। लेकिन विवान को नहीं छोड़ा। तभी सान्या ने अपने जूते बदले और ऊपर जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपनी आंखों के कोने से रसोई के प्यारे नज़ारे की एक झलक देखी और उसे जलन के साथ साथ उदासी का भी एहसास हुआ। 10 मिनट बाद वे तीनों डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। स्वादिष्ट खाने का मजा लेते हुए आन्या ने सुरेंद्र की मौजूदा हालत के बारे में बताया। शायद उनके दिल का बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि हालांकि सुरेंद्र पिछले कुछ दिनों से अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनके मूड में काफी सुधार हुआ था। जब सुरेंद्र का जिक्र हुआ तो सान्या के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। जब विवान ने यह देखा तो उसने बात बदल दी और कंपनी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बात करने लगा। आन्या ने बड़ी समझदारी से कहा, विवान, जब आपका यह व्यस्त समय खत्म हो जाए तो आप घर पर आराम कीजिएगा। मैं कंपनी के सारे काम संभाल लूंगी, कोई जरूरत नहीं। तुम आजकल खूब मेहनत कर रही हो, चलो साथ में कंपनी चलते हैं। दो लोगों के लिए काम करना एक इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होगा। विवान ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। रात के खाने के बाद आन्या ने जल्दी से मेज साफ की ताकि विवान को थोड़ा आराम मिल सके। उसका यह रवैया देखकर विवान ने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लिया और सोफे पर बैठकर आन्या को मेज साफ करते हुए देखने लगा। इसी समय सान्या भी चलकर आई और विवान के सामने रखे सोफे पर बैठ गई। विवान की नजर आन्या पर थी, जबकि सान्या की नजर विवान पर थी। जब विवान ने नजर हटाई तो उसने तुरंत देखा कि सान्या उसे घूर रही है। सान्या को अपनी ओर घूरते देख विवान ने थोड़ी भौहें चढ़ाकर कहा, अगर तुम्हारे पास मुझे घूरने का समय है तो तुम जाकर अपनी बहन को बर्तन धोने या रसोई साफ करने में मदद कर सकती हो। मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। सान्या ने अपने हाथ बांधे, पैर मोड़े और थोड़ी नाराजगी के साथ बोली। यह सुनकर विवान ने उससे और बात करना छोड़ दिया और ऊपर जाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह उठा, सान्या भी उठ गई। सान्या के पीछे आने के डर से विवान फिर से बैठ गया। हालांकि सान्या भी वापस बैठ गई। विवान ने रसोई में बर्तन धो रही आन्या पर एक नजर डाली, फिर उसकी ओर मुड़कर धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, सान्या, आन्या तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारा जीजा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक है, मुझे भाषण देना बंद करो, मैं बच्ची नहीं हूं। सान्या के सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक गई। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, बस एक दोस्त की तरह याद दिला रहा हूं। दोस्ती, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूं। अगर आप सचमुच दोस्त हैं तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अपनी बात पूरी करने के बाद सान्या उठी और ऊपर चली गई। जब आन्या ने रसोई का काम खत्म कर लिया और बाहर आई तो हॉल में केवल विवान ही बचा था। सान्या कहाँ है? आन्या ने एक टिश्यू लिया और विवान को उत्सुकता से देखते हुए अपने हाथों से पानी पोंछा। वह ऊपर चली गई। विवान ने जवाब दिया और फिर आन्या के लिए अपनी बाहें खोल दी। यह देखकर आन्या ने विवान पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी पहल करते हुए उसके पास गई और खुद को विवान की बाहों में डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विवान ने आन्या से आने वाली हल्की खुशबू को महसूस करते हुए सुकून का अनुभव किया। आन्या, क्या मैं कल तुम्हारे साथ निशा माँ को श्रद्धांजलि देने चलूं? अरे, हम फिर से इस बात पर कैसे आ गए? मैं तो खुद जा सकती हूँ। वैसे भी उन जनाब से मेरे रिश्ते सुधर गए हैं। उनके होने वाले दामाद होने के नाते क्या आपको मेरी जगह अस्पताल जाकर अपने होने वाले ससुर की देखभाल नहीं करनी चाहिए? आन्या ने ऊपर देखा, अपने हाथ से विवान की नाक को प्यार से दबाया और मुस्कुराई। यह देखकर कि आन्या ने अपना मन बना लिया है, विवान ने और कुछ नहीं कहा। सोफे पर कुछ पल अकेले बिताने के बाद दोनों साथ में ऊपर चले गए। अस्पताल में देखभाल करना नौकरी पर जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। आन्या बहुत थक गई थी, इसलिए वह आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली गई। विवान अपने कमरे में लौटा, अपना फोन निकाला और अपनी मां मेनका को एक मैसेज भेजा, जिनसे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। शायद समय के अंतर के कारण उसकी मां ने जवाब नहीं दिया। फोन रखने के बाद विवान ने दरवाजा बंद किया और नहाने धोने के बाद सोने चला गया। वह यूं ही अपने फोन से खेल रहा था जब उसने अनजाने में सान्या द्वारा आधे घंटे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर की गई एक पोस्ट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी दूरी हजारों पहाड़ों और नदियों से अलग नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि हम एक ही छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते। व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट की गई तस्वीर में खिड़की के बाहर के शांत रात के नज़ारे की एक फोटो भी शामिल थी। विवान ने उस पर एक नज़र डाली और फिर तुरंत स्टेटस बंद कर दिया
उस रात कुछ भी नहीं कहा गया। अगले दिन विवान हमेशा की तरह जल्दी उठा और सुबह की दौड़ के लिए निकल गया। हालांकि जब वह दौड़ से लौटा तो उसने पाया कि आन्या ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। विवान को लौटते देख आन्या ने अपने हाथ में कड़े चम्मच को लहराते हुए मीठी आवाज में कहा, विवान, आप अभी अभी अपनी सुबह की दौड़ से लौटे हैं और यहाँ पहले से ही स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। क्या यह अच्छा नहीं लगता? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आन्या सबसे अच्छी है। विवान मुस्कुराया। वह मुस्कान दिल से निकली थी। वह आगे बढ़ा, अपनी बाहें खोलीं और आन्या को गले लगाते हुए उसके होठों पर किस किया। अरे तुम बदमाश, तुमने सुबह सुबह ही मेरा फायदा उठा लिया। आन्या ने जानबूझकर गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए विवान को धक्का दिया, जो बेहद प्यारा लग रहा था। विवान हंसते हुए बोला, यह तुम्हारा फायदा उठाना नहीं है, यह तो साफ तौर पर तुम्हारे लिए इनाम है, ठीक है? आन्या ने गुस्से से कहा, यह तो साफ तौर पर तुम्हारे लिए ही इनाम है, ठीक है? तुम सही हो। मुझे एक और इनाम मिले तो कैसा रहेगा? उफ नहीं, सान्या जल्द ही नीचे आने वाली है। अगर वह हमें देख लेगी तो अच्छा नहीं होगा। यह देखकर कि विवान अब भी उसे चूमना चाहता है। आन्या तुरंत वहां से खिसक कर रसोई में वापस चली गई। नाश्ते के बाद आन्या सबसे पहले बाहर निकली। सान्या के कपड़े बदलने के बाद विवान कार चलाकर विला के गेट तक गया। आज सान्या ने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ उसने अपनी लंबी टांगों पर स्टॉकिंग्स पहनी थीं और हील्स के साथ उसका फिगर और भी अच्छा दिख रहा था। यह कहना होगा कि सान्या का फिगर वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन विवान ने बस एक पल के लिए उस पर नजर डाली और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। सान्या के कार में बैठने के बाद विवान खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या अस्पताल में इस तरह के कपड़े पहनना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? सान्या ने विवान पर अपनी आंखें घुमाईं। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने का मौका मिला है, तो क्या मुझे थोड़ा सज धज कर नहीं रहना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। विवान इस बात पर आगे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस अस्पताल की ओर चल पड़ा जहां सुरेंद्र भर्ती थे। क्योंकि यह रश आवर था, इसलिए सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां थीं और बीच-बीच में ट्रैफिक जाम हो रहा था। ट्रैफिक जाम में थोड़ी देर की राहत के दौरान बगल की सीट पर बैठी सान्या ने अचानक बिना किसी कारण के पूछा, विवान, क्या तुम सच में आन्या को पसंद करते हो? जब विवान से यह सवाल पूछा गया तो उसने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर सहमति दी। मुझे वह बहुत पसंद है, मुझे वह बहुत ही पसंद है। यह सुनकर सान्या के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह काफी देर तक विवान को देखती रही और थोड़ी देर बाद अचानक धीमी आवाज में बोली, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी दूसरी औरत बनने को तैयार हूं, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? विवान को लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और अविश्वास भरी नजरों से सान्या की ओर देखा। सान्या ने भौहें उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेचारी हूं? लेकिन उस मुस्कान में बेबसी और कड़वाहट की झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्यार स्वभाव से स्वार्थी होता है। अगर विकल्प दिया जाए तो कौन अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा पुरुष की दूसरी औरत बनना चाहेगी? पहले सान्या के मन में कभी ऐसा बेतुका विचार नहीं आता, लेकिन अब वह तंग आ चुकी है। वह एकतरफा प्यार से तंग आ चुकी थी और हर दिन अपने पसंदीदा इंसान को किसी दूसरी महिला के साथ प्यार करते हुए देखकर परेशान हो गई थी। उसका प्यार बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था। वह इतनी मजबूर थी कि अगर वह अपने पसंदीदा पुरुष के साथ रहना भी चाहती, तो भी वह केवल इसी दयनीय तरीके से ही साथ रहने की उम्मीद कर सकती थी। सान्या, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं, फिर कभी इस बारे में बात मत करना। विवान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे। एक बार फिर ठुकराए जाने की बात सुनकर सान्या की आंखें लाल हो गईं और उसने जिद्द में अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने खिड़की के बाहर भागते हुए सड़क के नज़ारे को देखा। उसका दिल मिले जुले जज्बातों से भरा हुआ था। क्या तुम सब मर्द घर संभालने के साथ साथ बाहर भी चक्कर चलाने का सपना नहीं देखते? अब मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूं, भला तुम कैसे मना कर सकते हो? मैं भी एक पुरुष हूं और मैं मानता हूं कि अभी अभी तुम्हारा सुझाव कुछ हद तक लुभावना था, लेकिन रिश्ते दो लोगों के बीच का मामला होते हैं। अगर तीन लोग शामिल हो जाएं, तो यह जंग बन जाएगा। विवान ने धीरे से आह भरी और उसे दिलासा देते हुए कहा, सान्या, सुरेंद्र अंकल के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब से आन्या ही तुम्हारा एकमात्र परिवार होगी। अगर तुम इस पारिवारिक रिश्ते को खोना नहीं चाहती, तो मुझे उम्मीद है कि तुम खुद पर काबू रख पाओगी।
एक समझदार इंसान को नफा और नुकसान का अंदाजा होता है। भले ही आप किसी को पसंद करते हों, अगर कोई भविष्य नहीं है तो आपको खुद को रोकना सीखना चाहिए। अगर हमें पता है कि कोई रिश्ता नहीं चल सकता, तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने दिल में उठने वाली भावनाओं को दबा दें और कुछ ऐसा करने की इच्छा को रोक दें हैं जो हम जानते हैं कि नामुमकिन है। विवान की बातों ने सान्या को पल भर के लिए चुप कर दिया। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक पूछा, क्या तुम भी मेरे लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबा रहे हो? विवान चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सान्या मुस्कुराई, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। भले ही मैं तुम्हें पा न सकूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहने की उम्मीद करती हूं, भले ही तुम्हारी साली के रूप में ही सही। इतना कहने के बाद सान्या चुप हो गई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, गर्म आंसुओं की दो धाराएं उसके गालों पर बहने लगीं। दुनिया के सभी शब्दों में से प्यार शब्द सबसे अधिक दुखदाई है। विवान ने मन ही मन आह भरी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। बड़ों की दुनिया विकल्पों का एक सिलसिला है। आपको समझौता करना सीखना होगा। कुछ समय बाद ही विवान सान्या को अस्पताल ले गया। गाड़ी से उतरने के बाद सान्या ने खुद को संभाला और खुश दिखने की पूरी कोशिश की। दोनों सुरेंद्र के अस्पताल के कमरे में पहुंचे। इस समय सुरेंद्र काफी दुबला हो गया था। हालांकि उसे हड्डियों का ढांचा तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि बीमारी ने उनके शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनका हौसला अच्छा था। विवान को देखकर सुरेंद्र की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे मिलने आओगे। यह तो काफी अजीब बात है, उन्होंने ताना मारते हुए कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक बुजुर्ग की दयालुता और प्यार दिखाई दिया। विवान दिल खोलकर हंसा, और कोई रास्ता नहीं है, एक हैंडसम दामाद को अपने होने वाले सूर से मिलना ही होगा, है ना? तुम बहुत बदल गए हो बच्चे, अब तो तुम मुझसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत भी करते हो। यह सुनकर सुरेंद्र एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर खुद भी हंस पड़े। विवान को अपने पिता के साथ खुशी खुशी बातें करते देख सान्या चुप रही। वह अस्पताल के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर गई, बैठ गई और फिर बिस्तर के पास रखी मेज से एक सेब निकालकर उसे चाकू से छीलने लगी। फुफकार! वह अभी कुछ ही देर से छिलके उतार रही थी कि गलती से उसकी उंगली कट गई। पलक झपकते ही उसकी उंगलियों से लाल खून निकलने लगा। यह देखकर विवान तुरंत आगे बढ़ा, एक टिश्यू निकाला और उसे दे दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? विवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एक पल रुको, मैं तुम्हारे लिए एक पट्टी लाता हूं। इतना कहकर विवान मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। विवान के चले जाने के बाद सुरेंद्र ने लाचारी में आह भरी। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जिसे उन्होंने बचपन से पाला पोसा था, और चिंता से भरी आवाज में पूछा, अब भी उस लड़के को नहीं भुला सकती? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूं। सान्या ने अपने पिता की ओर देखा। सुरेंद्र ने प्यार से सलाह दी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। इसके अलावा वह अब आन्या का प्रेमी है। तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और उन बेकार की जिद को छोड़ देना चाहिए। सान्या नाखुश दिखी और नाराजगी से बोली, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूं? यह सुनकर सुरेंद्र हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी उनकी पत्नी और आन्या की मां के बीच की उलझनों की ओर इशारा कर रही थी। मैं तुमसे अलग हूं। आन्या की मां और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी मां से मुझे माफी चाहिए, लेकिन मैं दिल के मामलों को काबू नहीं कर सकता। मुझे पहले लगता था कि मेरी मां बहुत बेचारी थीं। जिस इंसान को वह पसंद करती थीं, वह उनके ठीक बगल में था, लेकिन उन्हें केवल उसका शरीर मिल सकता था, उसका दिल नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। सान्या की आंखों में एक चमक दिखाई दी जिसे सुरेंद्र नहीं देख सके। मेरी मां की तुलना में मुझे अपने आप पर अधिक दया आती है। भले ही मेरी मां आपका दिल नहीं जीत सकी, कम से कम वो आपको अपने पास तो रख सकीं। मरने से पहले भी आप उनके साथ थे। और मेरा क्या, मुझे भी कोई पसंद है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं जीत सकती और मैं उसे पा भी नहीं सकती। मुझे अपनी मां पर तरस आता था, लेकिन पता चला कि सबसे बेचारी तो वास्तव में मैं ही हूं। जैसे जैसे सान्या बोलती गई, उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल की कड़वाहट को शांत करने की कोशिश की, फिर मुस्कुराई और गुस्से का नाटक करते हुए अपने हाथ में पकड़ा सेब सुरेंद्र को देते हुए बोली, तुम्हारे लिए सेब छीलते छीलते मेरे हाथ में चोट लग गई।
अगर तुमने इसे पूरा नहीं खाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? सुरेंद्र ने जवाब दिया और सेब लेकर उसे खाने लगे। इसी समय विवान वापस लौटा। वह एक पट्टी और दवाई लेकर सान्या के पास गया। सान्या के घाव को साफ करने के बाद उसने उस पर पट्टी लगा दी। यह सब करने के बाद उसने महसूस किया कि सुरेंद्र उसे ध्यान से देख रहे थे। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? विवान को इस तरह घूरे जाने पर थोड़ी असहजता महसूस हुई। तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर ताज़ी हवा लेने बाहर जा रही हूं। 20 साल से अधिक समय तक साथ रहने के कारण सान्या जानती थी कि उसके पिता विवान से कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए उसने बहाना बनाया और वार्ड से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वार्ड से बाहर कदम रखते ही सुरेंद्र ने विवान से कहा, बच्चे, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में काट दूं। विवान चौंक गया, फिर नाराजगी से बोला, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आप नाराज हो गए? सुरेंद्र का चेहरा कुछ हद तक गंभीर था। तुमने मुझे उकसाया नहीं, लेकिन तुमने मेरी 2 बेटियों से उनकी सबसे कीमती चीज चुरा ली है। विवान ने कहा, क्या हम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते? हमें घुमा फिराकर बात करने की क्या जरूरत है? अगर विवान ने बीमार पड़ने से पहले उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो वह निश्चित रूप से विवान को सबक सिखा देता। लेकिन अब उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्होंने अपना पुराना गुस्सा खो दिया है। उसने गंभीर भाव से विवान को घूरते हुए पूछा, आन्या तुम्हें पसंद करती है और सान्या भी तुम्हें पसंद करती है। दोनों बहनों में से तुमने आन्या को चुना है ना? हम। यह सुनकर विवान ने हल्का सा सिर हिलाया और उसका चेहरा अधिक गंभीर हो गया। इसके बाद सुरेंद्र ने पूछा, तो सान्या के बारे में तुम्हारी क्या योजना है? विवान ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मैं उससे दूरी बनाए रखूंगा। हालांकि सान्या का स्वभाव थोड़ा नखरे वाला है, लेकिन मैं उसे जानता हूं। वह ऐसी लड़की नहीं है जो आसानी से हार मान ले या पीछे हट जाए। सुरेंद्र का चेहरा नरम पड़ गया, लेकिन उसने चिंता के साथ कहा, अगर सान्या तुमसे चिपकी रही तो तुम क्या करोगे? विवान ने कहा, मैं उसे मना कर दूंगा और उसे मौका नहीं दूंगा। यह बेकार है। सुरेंद्र ने तंज भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह अपनी बेटी सान्या के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्हें लगा कि इस मामले को संभालना कुछ मुश्किल है। उन्हें लगा था कि विवान के पास कोई समाधान होगा, लेकिन उसके जवाब से पता चलता है कि वह भी लाचार था। सुरेंद्र ने अपनी कनपटी रगड़ी और बेबसी से कहा, बच्चे, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुल्हाड़ी से बीच से काट दूं। इस तरह मेरी दोनों बेटियों को आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा और वे दोनों खुश हो जाएंगी। दिल के मामलों में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब जब मेरे पास आन्या है तो मुझे सान्या को छोड़ना होगा। अगर मैं आन्या और सान्या के बीच दुविधा में फंसा रहूंगा तो मैं दोनों को एक साथ ही चोट पहुंचाऊंगा। विवान ने अपने विचार साझा किए। उसे विश्वास था कि सुरेंद्र उसकी बातों को समझेंगे। हालांकि उसे हैरानी हुई जब सुरेंद्र ने उसकी बातें सुनकर उसे कुछ तिरस्कार भरी नजर से देखा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले जो ट्रेनिंग दी थी वह काफी नहीं थी। तुम में अभी भी सत्ता के पद पर रहने वाले इंसान जैसी महत्वाकांक्षा की कमी है। इसका क्या मतलब है? विवान हैरान था। सुरेंद्र ने धीरे से कहा, मुश्किल समस्याओं को आसान तरीके से हल किया जाना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल है तो दोनों को क्यों न चुना जाए? जिस पुरुष में क्षमता की कमी होती है वह जीवन भर केवल एक ही स्त्री के साथ रह सकता है, लेकिन जिस पुरुष में क्षमता होती है वह एक ही समय में 2 या उससे भी ज्यादा स्त्रियों के साथ रह सकता है। उन बड़े अरबपतियों को देखिए, उनमें से किसकी कई पत्नियां नहीं हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उनके बीच झगड़े, जलन या पक्षपात होता है? नहीं, तुम गलत हो। वे न केवल पक्षपात नहीं करते, बल्कि आपस में प्यार से रहते हैं। हालांकि यह सब एक ही आधार पर टिका है, क्या वह इंसान काबिल है? मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच कर ली है। तुम्हारा बैकग्राउंड तो मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी क्षमताएं काफी कमजोर हैं। हालांकि आन्या और सान्या के पिता होने के नाते मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में सान्या को हर दिन तुम्हारे लिए दुखी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुरेंद्र ने एक ही सांस में काफी कुछ कह दिया। उनकी बातों से विवान भी चौंक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि सुरेंद्र ने उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया है। सुरेंद्र ने बेडसाइड टेबल से अपना फोन उठाया और विवान को देते हुए कहा, शायद मैं तुम दोनों की शादी देखने के लिए जिंदा न रहूं। मुझे अपनी मां का नंबर दो। मरने से पहले मुझे अपनी होने वाली समधन से अच्छे से बात करनी है। अच्छा। विवान ने मना नहीं किया। उसने सुरेंद्र से फोन लिया
और अपनी माँ का फ़ोन नंबर डायल किया। सुरेंद्र ने अपना फ़ोन वापस लिया और विवान को हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, बाहर जाओ और सान्या का साथ दो। विवान को मना करते देख सुरेंद्र ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, सान्या से दूरी बनाए रखने की ये बकवास मत करो। ये तुम्हारा ही विचार है, तुम्हारे होने वाले ससुर के तौर पर। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी जाओ और मेरी बेटी को खुश करो। अगर तुम उसे शांत नहीं कर सकते, तो चाहे तुम्हारे संपर्क कितने भी मजबूत क्यों न हो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। खांसी, खांसी, खांसी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सुरेंद्र को जोर जोर से खांसी आने लगी। उसका चेहरा, जो पहले से ही पीला पड़ा हुआ था, तेज खांसी के कारण पल भर में एकदम लाल हो गया। गुस्सा मत होइए, मैं बाहर जाकर उसे मना लूंगा। विवान को चिंता थी कि सुरेंद्र ज्यादा तनाव से मर सकते हैं, इसलिए वह तुरंत मान गया। सुरेंद्र की खांसी रुक गई और उसने बेताबी से कहा, दोपहर के खाने से पहले वापस मत आना। क्या देख रहे हो? मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, जल्दी जाओ। मैं अभी जा रहा हूं। गुस्सा मत करो, अगर उनकी मौत हो गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। विवान ने जवाब दिया और वार्ड से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। तुम बदमाश। विवान को वार्ड से जाते देख सुरेंद्र के चेहरे के भाव में तुरंत काफी सुधार आ गया। उसने जानबूझकर खांसा ताकि विवान सान्या को मनाने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि ऐसा करना शायद सबसे अच्छा विकल्प न हो, लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें लगा कि उन्हें अपने दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार करना चाहिए और वह सान्या को, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, इतना दुखी नहीं देख सकते थे। विवान को वार्ड से निकलते हुए देखने के बाद सुरेंद्र ने तुरंत विवान की मां का नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद कॉल का जवाब मिल गया। फोन से एक शांत, सौम्य महिला की आवाज आई, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, मैं सुरेंद्र हूं, आन्या और सान्या का पिता। परिचय की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत समय से जानती हूं और आपका नंबर हमेशा मेरे फोन में था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी देर से मुझसे संपर्क करेंगे। ऐसा लगता है कि आपकी समधन को कुछ कहना है। बकवास। आपने मेरे बेटे को उस वीरान जगह पर 10 दिन तक कैद रखा। अगर मुझे आपका मकसद और आन्या के साथ आपका रिश्ता पता न होता, तो क्या आपको लगता है कि आप अब तक मुझे फोन करने के लिए जिंदा होते? समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। विवान एक अच्छा बच्चा है, लेकिन उसमें कई कमियां भी हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि, चूंकि मैंने दखल नहीं दिया, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी। बस जो कहना है कहिए, मेरा समय कीमती है। मैंने इस बार फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी समधन से अपनी सबसे छोटी बेटी और उन तीनों के बीच के रिश्ते के बारे में बात करनी थी। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता था। सुरेंद्र ने विवान, आन्या और सान्या के बीच रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के बारे में संक्षेप में बताया। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चुप हो गया। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद आखिरकार विवान की मां मेनका ने बोलना शुरू किया। बच्चों और नाती पोतों की अपनी किस्मत होती है। मैं उनके निजी मामलों में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक मां होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे विचार आपके विचारों से मिलते जुलते हैं। मैं विवान और आन्या से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। सान्या की बात करें तो मैंने उसके बारे में जानकारी देखी है। वह एक अच्छी लड़की है और मैं उसे स्वीकार कर सकती हूं। हमारे परिवार में पैसों की कमी नहीं है। विवान 2 पत्नियों की तो बात ही छोड़िए, 10 पत्नियों का खर्च आसानी से उठा सकता है। इसके अलावा मुझे आपकी हालत के बारे में पता है। मैं आपको तैयारी के लिए 3 दिन का समय दूंगी। 3 दिन बाद मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगी। अस्पताल के वार्ड के बाहर विवान को डॉक्टर के कैबिन के बाहर सान्या मिली। जब उसने उसे पाया तो वह लाल आंखों के साथ डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली थी। क्या हुआ? सान्या को रोते हुए देखकर विवान ने अनजाने में उससे पूछ लिया, लेकिन जैसे ही उसने पूछा, उसे पछतावा हुआ। मैंने अपने पिताजी की हालत के बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि हालांकि मेरे पिताजी की मानसिक हालत अभी ठीक है, लेकिन उनकी शारीरिक हालत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब सान्या बोल रही थी तो उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। वह वहां सिर थोड़ा झुकाए खड़ी थी, धीरे से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ रही थी। इस हालत में अगर उसके सामने वाली लड़की आन्या होती, तो विवान बिना किसी झिझक के उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता, उसे अपनी बाहों में भर लेता और उसे दिलासा देता। लेकिन दूसरी तरफ सान्या थी, जिससे विवान को थोड़ी असहजता महसूस हुई। कुछ देर सोचने के बाद विवान आगे बढ़ा और उसे दिलासा देते हुए बोला,
पॉजिटिव सोचो। जीवन और मृत्यु पहले से तय होती है, हम बस वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। तुम मुझसे इस तरह की बात के बारे में पॉजिटिव सोचने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? सान्या ने ऊपर देखा। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं और वह विवान को घूर रही थी। विवान के पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द मौत की वजह से होने वाला अलगाव है। अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के बाद सान्या ने, जिसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं, पूछा, तुम बाहर क्यों आए थे? अंकल सुरेंद्र ने मुझे बाहर आकर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। विवान ने थोड़ी देर सोचा और फिर सच बता दिया। सान्या ने जिद करते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, जाओ और मेरे पिताजी से बात करो। बस मुझे थोड़ी देर शांति से अकेले रहने दो। ठीक है। फिर विवान एक पल के लिए रुका, फिर मुड़कर सुरेंद्र के वार्ड में लौटने की तैयारी करने लगा। यह देखकर कि विवान वास्तव में उसे छोड़कर अपने पिता के पास जा रहा है, सान्या ने गुस्से में अपना पैर पटका। विवान को दूर जाते देख सान्या का सब्र टूट गया और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ। क्या हुआ? विवान रुक गया और सान्या की ओर मुड़कर देखने लगा, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। सान्या ने विवान को घूरते हुए, दुखी और गुस्से वाले दोनों भावों से भरी हुई, पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुम्हें अपने पिताजी के साथ समय बिताने के लिए कहा था और तुम सचमुच चले गए। क्या तुमने मुझे जाने के लिए नहीं कहा था? विवान ने भौहें चढ़ा ली और कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि मिस सान्या का स्वभाव काफी अजीब था। उनका मूड अक्सर बदलता रहता था और वे कुछ हद तक जिद्दी थीं। सान्या ने नाराज होकर कहा, तुम सिर्फ मेरे कहने पर चले जाते हो? फिर जब मैं तुम्हें रुकने के लिए कहती हूं तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुकते? ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में मत मिलाओ। विवान को सिरदर्द होने लगा। जब वह सान्या के साथ होता था तो वह जिस चीज के बारे में सबसे कम बात करना चाहता था वह था उनका रिश्ता। सान्या ने अपने होंठ काटते हुए नाराजगी से कहा, मेरे पिताजी ने तुम्हें मुझे खुश करने को कहा था और तुम मुझे इस तरह खुश करते हो। क्या तुम सीधे सीधे अपनी बात कह सकती हो? घुमा फिराकर बात मत करो। विवान थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। मेरे साथ नीचे टहलने चलो, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। सान्या ने अपनी नखरीली राजकुमारी वाले स्वभाव को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। शांत होने के बाद वह आगे बढ़ी और विवान का हाथ पकड़ लिया। विवान का मन तो कर रहा था कि वह उसका हाथ झटक दे, लेकिन एक पल हिचकिचाने के बाद उसने ऐसा नहीं किया। दोनों अस्पताल से बाहर निकले और सान्या विवान को पास के एक छोटे से पार्क में टहलने के लिए ले गई। हालांकि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन पूरे रास्ते में दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। जब वे पार्क में बनी झील पर पहुंचे तो सान्या ने उसका हाथ छोड़ दिया। वह झील के किनारे चली गई, झील के शांत पानी को देखने लगी और ख्यालों में खो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। हल्की हवा चली और उसके बालों की लटों को सहला दिया। पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप की किरणें उसके शरीर पर बिखर रही थीं। इस समय सान्या में अब किसी लाडली लड़की का अहंकार और चिड़चिड़ापन नहीं था, बल्कि वह एक झील की तरह शांत थी। इस नज़ारे को देखकर विवान खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना फोन निकालकर एक तस्वीर खींच ली। एक पेड़ की छांव में एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की, जिसके बाल हल्की हवा से लहरा रहे थे, ने एक ऐसा दृश्य बना दिया जो किसी पेंटिंग की तरह सुंदर था। फोन से ली गई तस्वीर ने स्क्रीन पर इस पल को कैद कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद विवान ने वह फोटो आन्या को भेज दी, लेकिन आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विवान ने अंदाजा लगाया कि आन्या इस समय अपनी मां निशा को श्रद्धांजलि दे रही थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। समय बीतता गया और सान्या काफी देर तक चुपचाप झील के किनारे खड़ी रही। लगभग आधे घंटे बाद वह मुड़ी और विवान की ओर चलने लगी। चलो चलें। हैरानी की बात थी कि झील के किनारे आधे घंटे तक चुपचाप खड़े रहने के बाद सान्या की भावनाएं शांत हो गईं। उसने उन बातों पर बात करना जारी नहीं रखा जिनसे विवान को सिरदर्द हो रहा था, बल्कि चुपचाप अस्पताल के वार्ड की ओर चल पड़ी। विवान उसके पीछे पीछे चला और दोनों अस्पताल के वार्ड में लौट आए। वार्ड में सुरेंद्र आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, मानो वह आराम कर रहा हो। आसपास नजर घुमाने के बाद सान्या ने विवान की ओर मुड़कर कहा, मैं यहां अकेले संभाल सकती हूं। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम आन्या को ढूंढने जा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना। विवान ने इस बारे में सोचा और मना नहीं किया। अस्पताल में उसका रहना माहौल को और भी अजीब बना देगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वह आन्या के साथ समय बिताए। विवान जा चुका है। उसने सुरेंद्र को अलविदा नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया।
विवान के जाने के बाद सुरेंद्र, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक उन्हें खोल दिया। उसने अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी सान्या की ओर देखा और धीरे से आह भरी, तुम उसकी बहुत परवाह करती हो, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? इसका क्या फायदा? मैं उसे शारीरिक रूप से तो अपने पास रख सकती हूं, लेकिन उसका दिल नहीं रख सकती। सान्या ने कड़वी मुस्कान दी। उसका चेहरा गंभीर था। अच्छा। सुरेंद्र ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसके दिमाग में अभी अभी अपनी समधन से हुई फोन कॉल की बातें चल रही थीं। उनकी समधन ने उनसे 3 दिन की तैयारी करने को कहा, जिसके बाद कोई उन्हें लेने आएगा और इलाज के लिए विदेश ले जाएगा। उनकी समधन के अनुसार विदेश में मौजूद आधुनिक तकनीक उन्हें उम्मीद की एक किरण दे सकती है। सुरेंद्र ने तुरंत सहमति नहीं दी। ऐसा नहीं था कि वह मरना चाहता था, बल्कि वह थोड़ा चिंतित था। अगर विदेश में मेरे जाने के बाद मेरी मौत हो जाती है, तो सान्या और आन्या का क्या होगा? वह अपनी दोनों बेटियों को पीछे छोड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। मौत के समय भी वह उनके साथ कुछ और समय बिताना चाहता था, ताकि मरने के बाद उसे कोई पछतावा न रहे। विवान अस्पताल से निकलकर घर लौट आया। अस्पताल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले आन्या को फोन किया। कॉल तो लग गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी कारणवश विवान को कुछ बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी को फिर से फोन करके इसके बारे में पूछा। लेकिन फोन आने के बाद सेक्रेटरी ने कुछ हैरानी भरे लहजे में कहा, मैडम आन्या कंपनी में नहीं आई। कंपनी में नहीं आई। विवान ने भौहें चढ़ाकर फोन काट दिया। उसने अपना फोन जेब में रखा और सीधे उस शांति वन की ओर गाड़ी चलाई जहां आन्या की मां निशा का समाधि स्थल बना हुआ था। 40 मिनट बाद विवान शांति वन पहुंचा। जिस रास्ते से वह गुजर रहा था, उसी रास्ते पर चलते हुए उसे आन्या की मां निशा का समाधि स्थल मिला। हालांकि समाधि स्थल पर कुछ भी नहीं चढ़ाया गया था, यहां तक कि फूल भी नहीं थे। यह देखकर विवान चौंक गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर से आन्या का नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वह इस समय बंद है। कृपया बाद में दोबारा कोशिश करें। अपने फोन से यह आवाज सुनकर विवान घबरा गया। उसका फोन बंद था। वह शांति वन में नहीं थी और वह कंपनी भी नहीं गई थी, तो आन्या कहाँ जा सकती थी? कुछ देर सोचने के बाद विवान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने बिना किसी झिझक के तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद विवान रिवरफ्रंट विला लौट आया। उसने सोचा कि शायद आन्या का मूड खराब था, इसलिए वह वापस चली गई होगी। विला में वापस आकर विवान ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे आन्या नहीं मिली। यहां तक कि आन्या की सफेद खरगोश वाली चप्पलें, जो उसने दरवाजे के पास जूते रखने वाली अलमारी में छोड़ी थीं, भी वहीं थीं, जिससे पता चलता था कि आन्या वापस नहीं लौटी थी। विवान घबरा रहा था, इसलिए उसने फिर से आन्या का फोन नंबर डायल करने की कोशिश की। उसे हैरानी हुई कि इस बार आन्या के फोन पर यह संदेश नहीं आया कि फोन बंद है, बल्कि कॉल तुरंत लग गई। बीप। आन्या, फोन उठाओ। विवान चिंता से भरा हुआ हॉल में इधर उधर टहल रहा था। आपने जो नंबर डायल किया है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। दो हल्की बीप की आवाज के बाद कॉल कट गई। विवान हैरान रह गया। सामान्य हालात में आन्या कभी भी उसका फोन नहीं उठाती या उसे काटती नहीं थी। जितनी बार ऐसा होता है, उतना ही यह किसी खतरे का संकेत देता है। जैसे ही विवान आन्या को दोबारा फोन करने ही वाला था, आन्या के नंबर से उसे एक मैसेज आया। अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो, तो जल्दी आओ। मैसेज पढ़ने के बाद विवान विला से बाहर भागा। बिना रुके वह तुरंत मैसेज में बताए गए पते की ओर दौड़ पड़ा। मैसेज के आधार पर आन्या का अपहरण कर लिया गया था। हालांकि दूसरे पक्ष ने मैसेज में पैसों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई जगह पर जाने के लिए कहा, जिससे पता चलता है कि दूसरा पक्ष उसे निशाना बना रहा होगा। पूरे रास्ते विवान लगातार इस बारे में सोचता रहा कि उसने किसे नाराज किया होगा, लेकिन चाहे वह कितना भी सोच विचार कर ले, उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अन्विता, नहीं, बात इतनी गंभीर नहीं है। उसने सिर्फ अन्विता को तलाक दिया है, और वैसे भी पहले अन्विता ने ही उसके साथ बेवफाई की थी और दूसरे पुरुषों के साथ उसके संदिग्ध संबंध थे। समर, हालांकि समर एक बहुत ही घटिया इंसान है जिसने जानबूझकर अन्विता के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसका मकसद पैसों के अलावा और कुछ नहीं था। अब जबकि मेरा अन्विता से तलाक हो चुका है, समर को मुझे कोई परेशानी नहीं देनी चाहिए। क्या यह जयवर्धन हो सकता है? यह भी सही नहीं लग रहा। हालांकि जयवर्धन मेरी तरह अमीर नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत और दौलत को देखते हुए उसे ऐसा काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
बहुत सोच विचार के बाद विवान को लगा कि सबसे संभावित अपराधी सुरेंद्र का दुश्मन ही है। सुरेंद्र एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जिसके हाथ खून से सने हैं, और निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जो उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सुरेंद्र की सुरक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता था। सान्या की भी गुप्त रूप से सुरक्षा करने वाला कोई है। यदि दूसरा पक्ष सुरेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वे केवल किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं जिसकी सुरेंद्र को परवाह हो। इस दौरान आन्या को बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा था, जिससे यह बहुत संभव हो गया था कि दूसरा पक्ष उसे खोज ले और इसलिए उसका अपहरण कर ले। लेकिन अगर ऐसा है तो दूसरे पक्ष ने सुरेंद्र से सीधे संपर्क क्यों नहीं किया, बल्कि उसके पास क्यों आए? विवान को इसका कारण समझ नहीं आया और उसे कोई साफ सुराग भी नहीं मिला। पूरी तरह से असमंजस में पड़कर उसने सान्या को फोन करने का फैसला किया। उन्होंने सुरेंद्र से सीधे संपर्क नहीं किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि सुरेंद्र की वर्तमान शारीरिक स्थिति इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और फोन पर सान्या की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? आन्या का अपहरण हो गया है। अभी हंगामा मत करो और अपने पिताजी को मत बताना। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारे पिताजी के दुश्मन कौन है? मेरा इंतजार करना। सान्या ने तुरंत जवाब देने की बजाय विवान से एक पल रुकने को कहा। लगभग आधे मिनट बाद सान्या का स्वर अचानक तनावपूर्ण हो गया। आखिर हुआ क्या? आन्या का अपहरण क्यों किया गया? मुझे भी नहीं पता। मुझे शक है कि दूसरा पक्ष आपके पिता का दुश्मन है। तो क्या आपको पता है कि आपके पिता के दुश्मन कौन है? मुझे नहीं पता। या क्या मुझे जाकर उनसे पूछना चाहिए? नहीं, कृपया ऐसा मत करो। अंकल, सुरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चला कि आन्या का अपहरण हो गया है तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान इमारत में जाने के लिए कहा है। मैं पहले जाकर उसे देख लूंगा। शहर के बाहरी इलाके, एक वीरान इमारत। मुझे ठीक ठीक बताओ कि वह कहाँ है और मैं भी वहां आऊंगी। मत आओ, मुझे डर है कि कोई खतरा हो सकता है। बकवास बंद करो और मुझे अभी पता बताओ। मैं लोगों को लेकर आऊंगी। ठीक है, पता यह है। जैसे ही विवान ने पता बताना समाप्त किया, सान्या ने फोन काट दिया। ज्यादा सोचे बिना वह दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई जगह की ओर गाड़ी चलाता रहा। आधे घंटे से अधिक समय बाद विवान उस जगह पर पहुंचा। यह एक वीरान इमारत थी। विवान कार से बाहर निकला और उसने फिर से आन्या के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। फोन का नंबर डायल ही किया गया था कि तभी उस सुनसान इमारत के ऊपर से एक मोबाइल फोन की घंटी बजी। उस जानी पहचानी रिंगटोन को सुनते ही विवान के चेहरे के भाव बदल गए और वह तुरंत इमारत के अंदर दौड़ पड़ा। वह दौड़ते हुए 5वीं मंजिल तक पहुंच गया। घंटी बजने की दिशा का पीछा करते हुए विवान दबे पांव सावधानीपूर्वक एक बिना दरवाजे वाले कमरे में दाखिल हुआ। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, अचानक उसकी तरफ से हवा का एक झोंका आया। विवान कुछ कर पाता, तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया और वह यह भी नहीं देख पाया कि सामने कौन था, और फिर वह वहीं बेहोश हो गया। उसी समय विवान का फोन मिलने के बाद सान्या तुरंत शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस सुनसान इमारत की ओर गाड़ी चलाकर रवाना हो गई। रास्ते में उसने सुरेंद्र के आदमियों में से एक विक्की को फोन किया और उससे कुछ लोगों को लाने के लिए कहा, लेकिन उसने कारण साफ नहीं किया। उसने फोन पर विक्की को बस इतना याद दिलाया कि वह उसके पिता सुरेंद्र को इस बारे में न बताए। फोन रखने के बाद भी सान्या बहुत चिंतित थी। विवान, विवान, तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबाते हुए उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया। लाल रंग की बीएमडब्ल्यू कार बिजली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ी। एक वीरान इमारत में धड़ाम। विवान अभी बेहोश ही था कि अचानक किसी चीज से उसके पैर पर जोरदार हमला हुआ। तेज दर्द ने उसे तुरंत होश में ला दिया। वह कराह उठा। उसने आंखें खोली तो चारों ओर घना अंधेरा था। सही कहें तो उसकी आंखें ढकी हुई थीं। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। उसके अंदाजे के अनुसार उसे शायद कुर्सी से बांधा गया था। पैर में असहनीय दर्द के बावजूद विवान चिल्लाया, तुम कौन हो? आन्या कहाँ है? विवान, विवान, तुम मरने वाले हो और अब भी औरतों के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी उस औरत की जिंदगी से कम कीमती है? सामने से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई। आवाज के साथ छेड़छाड़ की गई है, यह साफ था।
ऐसा लग रहा था कि इसे मोबाइल फोन या किसी स्पीकर के जरिए सुनाया गया था। विवान ने आवाज से दूसरे व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बदली हुई होने के कारण वह यह नहीं बता सका कि वह कौन था। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर अपनी आवाज बदली, इसका मतलब है कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले देखा होगा या वे उसे जानते भी होंगे। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें पैसा चाहिए या बदला? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें जो चाहोगे वो दे दूंगा। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो अकेले ही मेरे पास आओ। आन्या को चोट मत पहुंचाना। विवान ने सामने वाले से बात करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक मुक्के से हवा का एक झोंका उसकी ओर तेजी से आया। धड़ाम! मुक्का सीधे विवान के बाएं गाल पर लगा। लेकिन इस घूंसे के कारण उसकी आंखों को ढकने वाला काला कपड़ा थोड़ा नीचे खिसक गया और विवान ने तुरंत अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। लेकिन जब विवान ने अपने सामने वाले व्यक्ति को साफ देखा, तो उसकी आंखें फैल गईं और वह हैरान रह गया। विवान को शुरू में लगा था कि आन्या का अपहरण करने वाला व्यक्ति सुरेंद्र का दुश्मन था। उसे बेहद हैरानी हुई कि सामने वाला सुरेंद्र का दुश्मन नहीं, बल्कि समर था, जिसे उसने पहले ही खारिज कर दिया था। समर ने काले और सफेद रंग का ट्रैकसूट और मास्क पहन रखा था, फिर भी विवान ने उसे देखते ही पहचान लिया। अपनी पोल खुल जाने का एहसास होते ही समर का चेहरा तुरंत काफी गंभीर हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी उठाई और विवान को फिर से घूंसा मारा। अबे कमीने, तुम्हें वो सब किसने देखने दिया? वह मुक्का सीधे विवान के चेहरे पर लगा। उस छोटे से पल में विवान ने अपनी आंखों के कोने से समर के पीछे लगे एक कैमरे की झलक देखी। वह आन्या के बारे में ही सोच रहा था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए उसने तुरंत पूछा, समर, आन्या कहाँ है? तुमने आन्या को कहाँ छिपाया है? तुम मरने ही वाले हो और अब भी आन्या के बारे में सोच रहे हो? समर ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। असल में प्लान के हिसाब से उसका मकसद सिर्फ आन्या का अपहरण करना था और फिर विवान को सबक सिखाना था। लेकिन अब जब विवान ने उसे पहचान लिया है तो वह विवान को जिंदा नहीं जाने दे सकता, वरना अगर विवान पुलिस को बुलाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। विवान ने मुंह भरकर खून से सनी थूक थूकी, समर को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आन्या कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? समर की आंखें झपकी और वह अचानक हंस पड़ा। आन्या, मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वाह वाह, मुझे कहना ही पड़ेगा, आन्या सचमुच बहुत खूबसूरत है। यह एहसास सचमुच मदहोश कर देने वाला है। जब वह बोल रहा था, समर के चेहरे पर गहरी खुशी का भाव था। यह सुनकर विवान की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह जोर से छटपटाने लगा। वह अपनी बेड़ियों से आजाद होना चाहता था और फिर समर को मारना चाहता था। उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे और चाहे वह कितना भी तड़पे, वह खुद को छुड़ा नहीं सकता था। समर, तुम मुझे अभी मार डालो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम मर जाना चाहते हो। विवान गुस्से से दहाड़ उठा, लेकिन वह जितना ज्यादा गुस्सा होता गया, दूसरी तरफ बैठा समर उतना ही ज्यादा खुश होकर हंसता रहा। चिंता मत करो, तुम तो गए काम से, लेकिन आन्या अलग है। मैं उसे छिपाकर रखूंगा और फिर हर दिन उसके साथ मज़ करूंगा। मेरी इच्छा है कि वह मुझे एक बच्चा दे, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ मेरा और आन्या का हो। विवान, मुझे बताओ, अगर आन्या मेरे बच्चे से गर्भवती हो जाती तो क्या वो बच्चे की खातिर मेरे साथ भाग जाती? हा हा हा। समर बोलते बोलते खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। समर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। विवान की आंखें लाल हो गई थीं। वह इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने समर को घूर कर देखा। अगर नजरें जान ले सकतीं तो समर को वह कम से कम 10 बार मार चुका होता। क्या ऐसा है? समर ने विवान की छाती पर लात मारी, जिससे कुर्सी पलट गई। विवान को कसकर बंधा हुआ और जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ देखकर, जो हिलने डुलने में असमर्थ था, समर ने घमंड भरी मुस्कान के साथ देखा। विवान, तुम्हारे पैसों का क्या फायदा? मैंने तुम्हारी बीवी अन्विता को चुरा लिया और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आन्या के साथ भी खेल खेला है। तुमने कहा था कि मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। न सिर्फ मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, बल्कि भविष्य में मैं तुम्हारी बीवी के साथ डेटिंग जारी रख सकता हूं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती भी कर सकता हूं। और तुम्हारा क्या? तुम क्या कर सकते हो? तुम बस बेबस होकर देखते रहोगे जब मैं तुम्हारी बीवी को ले जाऊंगा। तुम बस बेबस होकर देखते रहोगे जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अपहरण करूंगा। और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते,
क्या इससे अच्छा लग रहा है? अरे, तुम मुझे इतनी घूर कर क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे मारने की सोच तो नहीं रहे हो? समर चलकर पास आया, नीचे बैठ गया और विवान के चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। तड़तड़ाक। विवान, तुम तो बस कचरे का एक टुकड़ा हो। एक ऐसा कचरा जिसे मैं जब चाहूं तब परेशान कर सकता हूं। जब तुम छोटे थे, मैं लोगों को तुम्हें तंग करने के लिए उकसा सकता था। अब जब तुम बड़े हो गए हो, तब भी मैं तुम्हें वैसे ही तंग कर सकता हूं। तो क्या तुम मान गए? हाँ, क्या तुम मान गए? बोलते बोलते समर का आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। अपनी उत्तेजना में उसने एक ऐसी पुरानी घटना का भी खुलासा कर दिया जिसके बारे में विवान को पता नहीं था। इसका क्या मतलब है? विवान की आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए हो कि बचपन में तुम्हें क्यों तंग किया जाता था? समर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में मजाक और तंज भरा हुआ था। अगर तुमने मेरे सहपाठियों को धमकाने की शिकायत टीचर से न की होती, तो क्या मुझे स्कूल बदलना पड़ता? तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। तुमने पहले मुझे बेइज्जत किया। समर के शब्दों ने विवान को इंदौर में बिताए अपने बचपन के एक पुराने अनुभव की याद दिला दी। उस समय वह प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा था। अपने सिंगल पेरेंट फैमिली में पले बड़े होने के कारण वह कुछ हद तक कमजोर, शर्मीला और अकेला था और उसके लगभग कोई दोस्त नहीं थे। एक दिन उसने संयोग से 5 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देख लिया। उसने तुरंत स्कूल के गेट पर एक टीचर को ढूंढा और उन्हें अपने साथ ले गया। बाद में उन 5 लड़कों को सजा दी गई। चूंकि वे एक ही क्लास में नहीं थे, इसलिए विवान को नहीं पता था कि बाकी 5 कौन थे। बाद में उसने सुना कि उन 5 लड़कों में से एक को स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन विवान ने इस बारे में और पूछताछ नहीं की कि वह कौन था। लेकिन उस मदद करने के बाद वह अचानक स्कूल के गुंडे के निशाने पर आ गया और फिर उसे लगातार परेशान किया जाने लगा। उसे लगा कि स्कूल के गुंडे द्वारा निशाना बनाए जाने में वह महज बदकिस्मत था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब उस समय उसके द्वारा किए गए अच्छे काम के कारण हुआ था। विवान को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि समर उन 5 लोगों में से एक था जो उसके सहपाठियों को तंग करते थे। समर वह लड़का था जिसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। सब कुछ पता चलने के बाद विवान हैरान रह गया। उसने डरी हुई नजरों से समर की ओर देखा। तो शुरू से ही अन्विता के प्रति तुम्हारा रवैया बदला लेने का था? बकवास, तुम और क्या सोचते थे? समर के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उस समय उसने अपने माँ बाप से 500 रुपये चुराए थे ताकि वह स्कूल के बदमाश को पैसे देकर विवान को सबक सिखा सके। उसकी मांग थी कि विवान का चेहरा बिगाड़ दिया जाए या उसे अपाहिज कर दिया जाए। वह विवान से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि विवान टीचर को लेकर आया था, जिसके कारण वह टीचर के हाथों रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस घटना के चलते पीड़ित लड़की की मां स्कूल गई और उसने इस बारे में खूब हंगामा किया। स्कूल दबाव सहन नहीं कर सका और उसके पास गुनहगार को कड़ी सजा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि यह साफ तौर पर 5 सहपाठियों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे को धमका रहे थे, लेकिन बाकी 4 सहपाठी अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण सजा से बच गए। इस घटना को दबाने की कोशिश में स्कूल ने इस गरीब और गुमनाम छात्र को सारा दोष अपने ऊपर लेने का फैसला किया और उसे सबसे कड़ी सजा दी, जबरदस्ती निकालना। असल में वह इंदौर में अच्छी पढ़ाई कर सकता था, लेकिन विवान ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। इस बदनामी के बाद इंदौर के कई प्राइमरी स्कूलों ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया। आखिर में उसके पास अपने माँ बाप के साथ अपने गांव लौटने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। विवान से बदला लेने के लिए अपने गांव लौटने से एक दिन पहले उसने एक स्कूली गुंडे पैसे देकर विवान को ऐसा सबक सिखाने का जिम्मा लिया जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। हैरानी की बात थी कि बिल्कुल आखिर में सब कुछ अन्विता द्वारा बर्बाद कर दिया गया, जो इत्तेफाक से वहां से गुजर रही थी। कई साल बाद वह घटना धीरे धीरे भुला दी गई और फिर समर अपने बढ़िया नंबरों के साथ इंदौर यूनिवर्सिटी में लौट आया और कैंपस में उसकी अचानक मुलाकात अन्विता से हो गई, जो अब बड़ी हो चुकी थी। जब समर पहली बार अन्विता से मिला, तो उसने उसे उस लड़की के रूप में पहचाना जिसने विवान को स्कूल के गुंडे से बचाया था। अन्विता से बदला लेने के लिए उसने जानबूझकर उसके करीब जाना और उसे पटाना शुरू कर दिया। उसकी लगातार कोशिशों के बाद अन्विता आखिरकार उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो गई। असल में वह अन्विता को प्रेग्नेंट करके उसका भविष्य बर्बाद करना चाहता था। हालांकि अन्विता के पिता बहुत चालाक थे। जब उनके पिता सुरेश उनसे पहली बार मिले,
तो उन्होंने समर के बुरे इरादों को भांप लिया और उन्हें इंदौर छोड़ने के लिए कुछ पैसे दिए। समर ने सोचा था कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे हैरानी हुई जब विवान इंदौर लौट आया और उसने अन्विता से शादी भी कर ली। यह खबर सुनकर उसके दिल में दबी गहरी नाराजगी फिर से जाग उठी। उसने अन्विता से दोबारा संपर्क करना शुरू कर दिया और उससे उनके पुराने दिनों के बारे में बातें करता रहा, जिससे अन्विता पुरानी यादों में खो गई और खुद को उनसे बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया। कहावत है, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और वह पुराने प्यार के रूप में अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कामयाब हुआ। वह इंदौर लौट आया और उसने झूठ बोला कि वह विदेश गया था, और उस बेवकूफ औरत अन्विता ने सचमुच उस पर यकीन कर लिया। आखिर में अन्विता की भावनाएं डगमगाने लगीं, जिससे विवान का दिल टूट गया और उसने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। इस तरह उसकी बदला लेने की योजना पूरी तरह कामयाब रही। लेकिन समर को हैरानी हुई कि विवान द्वारा अन्विता को तलाक देने के बाद वह वास्तव में समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड की अलग थलग रहने वाली महिला सीईओ आन्या के साथ रिश्ते में जुड़ गया। पैसे, स्वभाव, रूप रंग और फिगर के मामले में आन्या अन्विता से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसका इरादा साफ तौर पर विवान को तकलीफ पहुंचाना और उसे सब कुछ खोने पर मजबूर करना था, लेकिन आखिर में उसने अनजाने में विवान को एक और भी खूबसूरत प्यार से मिलाने में मदद कर दी। इसके अलावा विवान को समुद्रिका के मुखिया के पद पर प्रमोट कर दिया गया। यह नतीजा समर को हजम नहीं हो रहा था। हालांकि वह फिलहाल उसे रोकने में असमर्थ था और कुछ वजहों से उसे अन्विता के साथ ही रहना पड़ा। वह अन्विता का इस्तेमाल करके सुरेश से वर्मा परिवार का कारोबार छीनना चाहता था। योजना अच्छी थी, लेकिन एक अहम मोड़ पर मुश्किलें आ गईं। अन्विता धीरे धीरे अपना आपा खोने लगी, विवान को तलाक देने पर पछतावा होने लगा और उससे दूरी बनाने लगी। इससे उसकी योजनाओं में रुकावट आई और उसने इसे ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। यहां तक कि जब उसने दिग्विजय से उसके लिए एक नकली कैंसर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा, तब भी अन्विता हमदर्दी या तरस के कारण उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई। ठीक उसी वक्त जब वह परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी योजना को कैसे पूरा करे, अन्विता ने उससे फिर संपर्क किया और कहा कि वह उसके साथ रह सकती है, लेकिन उसकी शर्त। यह सोचते ही समर की आंखों में मारने का इरादा उमड़ आया और उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाल लिया। चाकू की धार एक खौफनाक रोशनी से चमक रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने विवान की गर्दन पर चाकू दबा दिया। उसकी आवाज जहरीले सांप की तरह ठंडी थी। विवान, अगर तुम जिंदा रहे तो नुकसान मेरा होगा, इसलिए मेरे पास तुम्हें मरने देने के अलावा कोई चारा नहीं है, रुको। इस हालात का सामना करते हुए विवान कुदरती तौर पर थोड़ा डर गया था। भले ही इसका मतलब मौत हो, वह सबसे पहले आन्या को बचाना चाहता था। समर ने तंज से कहा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कोई आखिरी बात है? समर, हमारे झगड़े में दूसरों को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम दिग्विजय के चंगुल से आजाद हो जाओगे? विवान जानता था कि ठीक ऐसे ही वक्त में उसे शांत रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम क्या जानते हो? उसकी बातों ने समर का ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की। समर ने हैरानी और शक भरी नजरों से उसे देखा, मानो वो यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि विवान को क्या पता है। मुझे पता है कि तुम विदेश गए थे, लेकिन तुम वहां सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक ही रहे। मुझे नहीं पता कि दिग्विजय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तुम उससे बहुत सावधान रहते हो। कुछ देर रुकने के बाद विवान ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिग्विजय के पास तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तो क्यों न हम कोई सौदा कर ले? कैसा सौदा? समर को इसमें दिलचस्पी हो गई। विवान ने संक्षेप में कहा, आन्या को छोड़ दो और मैं दिग्विजय से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। समर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, और तुम्हारे बारे में क्या? मैं, विवान ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, है नो? तुम समझदार हो। समर भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। उसने पूछा, तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम दिग्विजय से निपटने में मेरी मदद करने की क्या योजना बना रहे हो? विवान ने जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं दिग्विजय से निपटने में तुम्हारी मदद करूं, तो पहली शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और दिग्विजय के बीच असल में क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? समर ने एक पल सोचा और आखिर में बोला, मुझे उसे 8 करोड़ देने हैं,
यह सुनकर विवान ने तुरंत कहा, यह तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें 8 करोड़ दूंगा और तुम आन्या को छोड़ दो, इस सौदे से तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। समर ने कुछ शक के साथ सिर हिलाया और फिर विवान की जेब से उसका फोन निकाल लिया। विवान के बताने पर उसने बैंक का ऐप खोला। जब समर ने पासवर्ड डाला और बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसकी आंखें फैल गईं और वह इतना हैरान हो गया कि बोल नहीं सका। समर को शांत होने में काफी वक्त लगा। उसने विवान की ओर देखा, उसकी आंखों में सदमे का भाव अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। तुम इतने अमीर हो, मेरे पास हमेशा से पैसा रहा है। विवान के शांत जवाब ने लगभग समर को अपना आपा खोने और उसे चाकू मारकर जान से मारने पर मजबूर कर दिया था। मौत सामने होने पर भी क्या वह उसके सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत रखता है? क्या उसे वाकई मौत से डर नहीं लगता? ज्यादा बहस किए बिना समर ने तुरंत एक विदेशी बैंक अकाउंट नंबर डाला और फिर ट्रांसफर में 200 करोड़ की रकम डाल दी। उसने विवान की ओर देखा और धमकी भरे लहजे में कहा, पासवर्ड दोबारा बोलो। पहले आन्या को छोड़ो, फिर मैं तुम्हें ट्रांसफर पासवर्ड बता दूंगा। इस बार विवान ने चुपचाप हाँ नहीं की, बल्कि इस मौके का फायदा उठाते हुए समर के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी। समर ने भौहें चढ़ाईं। उसने विवान द्वारा बैंक ऐप में लॉग इन करने के लिए बताए गए पासवर्ड को याद करने की कोशिश की और उसे डालने का प्रयास किया, लेकिन पासवर्ड गलत होने का मैसेज आया। मुझे अभी पासवर्ड बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। समर घबरा गया और उसने एक बार फिर विवान की गर्दन पर चाकू दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर विवान ने साथ नहीं दिया तो वह विवान का गला काट देगा। तेज धार वाले ब्लेड ने विवान की गर्दन की त्वचा को आसानी से काट दिया और घाव से खून की चमकदार बूंदें रिसने लगीं। त्वचा कटने से होने वाली जलन से विवान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन वह न तो डरा और न ही इससे विचलित हुआ। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, मुझे मार डालो और तुम्हें न तो पैसा मिलेगा और न ही तुम दिग्विजय के चंगुल से छुटकारा पा पाओगे। समर चुप हो गया। कुछ देर तक चले गतिरोध के बाद समर ने आखिरकार चाकू नीचे रख दिया और बोला, आन्या सुरक्षित है, बस मुझे पासवर्ड बता दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा नहीं है। जब तक तुम उसे छोड़ते नहीं, मैं तुम्हें पासवर्ड कभी नहीं बताऊंगा। विवान का रवैया पक्का था, जिससे समर के पास बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। समर दुविधा में था, लेकिन मोटे मुनाफे के लालच में आकर उसने आन्या को छोड़ने का ही फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, आन्या को छोड़ दो, साथ ही मुझे उसके जाने का एक वीडियो भेजो। इतना कहकर समर ने फोन काट दिया। वक्त बीतता गया और लगभग 5 मिनट बाद समर के फोन पर व्हाट्सएप का एक मैसेज आया। मैसेज खोलते ही एक छोटा वीडियो तुरंत दिखाई देने लगा। उसने वीडियो चलाया और स्क्रीन को विवान की ओर कर दिया। वीडियो में आन्या को कौंपते हुए अपनी लाल फरारी की ओर जाते हुए दिखाया गया था। वीडियो में आन्या कार में बैठती है और फिर फरारी तेजी से आगे बढ़ती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। मैंने उसे छोड़ दिया है, अब तुम्हें मुझे पासवर्ड बताना चाहिए। वीडियो खत्म होते ही समर ने तुरंत विवान से पासवर्ड मांगा, लेकिन विवान हंसा, पासवर्ड? मैं तुम्हें पासवर्ड क्यों बताऊं? उसकी बातों से समर को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था। गुस्से में समर ने अपने हाथ में मौजूद चाकू उठाया और उसे बेरहमी से विवान की छाती में घोंप दिया। विवान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसे मौत से डर नहीं था। उसकी जिंदगी के आखिरी पल में उसकी मां आन्या और सान्या की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसने सचमुच एक बेहद बेचारे की जिंदगी जी है। वह अपनी मां को निराश कर चुका है और उनके प्रति अपने बेटे के फर्ज को पूरा करने में नाकाम है। उसे आन्या के लिए दुख हुआ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे तक उसके साथ नहीं रह पाया। जहां तक सान्या की बात है, विवान को सिर्फ पछतावा महसूस हुआ। धड़ाम, ठीक उसी नाजुक लम्हे में एक खूबसूरत परछाई तेजी से आई और समर को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जो आई थी वह सान्या थी। विवान द्वारा दिए गए पते के हिसाब से वह तुरंत वहां पहुंच गई थी। नीचे रहते हुए उसे कुछ धुंधली आवाजें सुनाई दी। विवान की सलामती को लेकर वह इतनी फिक्रमंद थी कि वह एक ही सांस में ऊपर की ओर भागी। खुशकिस्मती से वह वक्त पर पहुंच गई, वरना विवान का खात्मा तय था। वह तेजी से सांस ले रही थी और उसके माथे से पसीने की एक चमकदार परत रिस रही थी। विवान, क्या तुम ठीक हो? उसने विवान को सिर से पैर तक सरसरी नजर से देखा। यह देखकर कि विवान को सिर्फ मामूली चोटें आई थीं और वह वरना पूरी तरह सही सलामत था, उस पर छाया हुआ टेंशन आखिरकार कम हुआ। वह घुटनों के बल बैठ गई और विवान के हाथों में बंधी रस्सियों को खोलने में उसकी मदद करने लगी। विवान को आखिरकार होश आया
और उसने अपने इतने करीब खड़ी सान्या को अपनी आंखों में एक उलझे हुए भाव के साथ देखा। बेवकूफ, इस हालत में अकेले यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद तुम मर चुके होते। जब सान्या ने विवान के हाथों में बंधी रस्सियों को खोलने में मदद की तो उसने नाराजगी जताते हुए शिकायत की। तभी अचानक विवान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें फैल गईं और वह घबराकर चिल्लाया, सान्या, सावधान, पीछे हट जाओ। इस समर ने हाथ में एक तेज धार वाला चाकू लिए हुए सान्या की पीठ पर जोर से वार किया। पल भर में ही चाकू के मांस को चीरने की आवाज विवान के कानों तक साफ पहुंच गई। उसकी आंखों के सामने सान्या जमसी गई, उसकी भौहों के बीच दर्द का भाव उभर आया। फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह कमजोरी से विवान पर गिर पड़ी। सान्या, विवान की आंखें लाल हो गईं और वह बेताब होकर छटपटाने लगा। क्योंकि सान्या ने पहले ही ज्यादातर रस्सी खोल दी थी, इसलिए उसके तड़पने के बाद रस्सी ढीली होने लगी। उसने दांत पीसते हुए दोनों हाथों से आगे पीछे जोर लगाया और आखिर में आखिरी लम्हे में अपनी बेड़ियों से छूटने में कामयाब हो गया। इस वक्त भी समर हमला करना चाहता था। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और विवान पर वार किया। मर जाओ, तुम सब मर जाओ, समर पागलों की तरह दहाड़ा और उस पर झपटा। विवान ने फौरन रिएक्ट करते हुए चाकू की धार को पकड़ लिया और फिर समर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! समर को मुक्के से इतना जोरदार झटका लगा कि उसे चक्कर आने लगे और चाकू पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। विवान ने समर को मुक्का मारकर दूर धकेल दिया, फिर धार से हथेलियों पर लगे घावों की परवाह किए बगैर उसने चाकू का इस्तेमाल करके अपने पैरों को बांधने वाली रस्सियों को जबरदस्ती काट दिया। समर ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने का मंजर साफ देखने के बाद उसका चेहरा बदल गया और बिना कुछ कहे वह सीढ़ियों की ओर भाग गया। वैसे भी वह विवान का मुकाबला करने में नाकाम था और अब विवान के हाथ में एक धारदार चाकू था। अगर लड़ाई छिड़ती तो यकीनन नुकसान उसी को उठाना पड़ता। हालात ठीक न देखकर उसने और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और फौरन वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही विवान ने अपने पैरों को बांधने वाली रस्सियों को काटा, समर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। वह उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि सान्या उसके ऊपर बेसुध लेटी हुई है, तो उसने फौरन अपना इरादा बदल दिया। उसने खून से सना हुआ चाकू फेंक दिया और सान्या को गोद में उठा लिया। सान्या, थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। विवान ने सान्या को तेजी से नीचे ले जाया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने सान्या की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसी वक्त सान्या के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और जल्द ही उसके कपड़े ज्यादातर खून से लाल हो गए। सान्या की हालत ठीक न होने का एहसास होने पर विवान को अचानक घबराहट होने लगी। सान्या, हिम्मत रखो, तुम मर नहीं सकती। वह चिल्लाते हुए उस वीरान इमारत से बाहर भागा। सान्या को कार की सीट पर बिठाने के बाद वह फौरन शहर के हॉस्पिटल की ओर गाड़ी चलाकर निकल गया। कार के अंदर विवान बेहद बेचैन था। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और कई ट्रैफिक लाइटों को पार कर गया। इसी बीच बगल की सीट पर बैठी सान्या अपनी सीट पर पीछे की ओर लुढ़क गई। उसकी ड्रेस खून से लाल हो गई थी। उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली होती गईं, लेकिन फिर भी उसने खुद को विवान के चेहरे को देखने के लिए मजबूर किया। विवान, उसने धीमी आवाज में पुकारा। विवान गाड़ी चलाते हुए सान्या की ओर देखकर परेशान होकर बोला, सान्या, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, मैं जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। विवान, अगर अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम हमेशा मुझे याद रखोगे? सान्या की आंखों में आंसू भर आए। यह दर्द की वजह से था या किसी दुखद बात को याद करने की वजह से, यह कहना मुश्किल था। विवान ने लगभग बिना किसी झिझक के दहाड़ते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर तुम मर गई तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगा। हाँ, तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत कर सकते हो तो करो, कम से कम मैं तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए रह सकूंगी। यह सुनकर सान्या अचानक हंस पड़ी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घुटन की तेज अनुभूति की वजह से वह लगभग बेहोश हो गई। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसने बेहद कमजोर आवाज में कहा, विवान, अगर अगला जन्म हो तो क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? बकवास मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विवान के हाथ कांप रहे थे जब उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रखा था। उसने सान्या की ओर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। मुझे माफी चाहिए। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाओं की वजह से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब तुम आजाद हो और मैं
तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें जरूर, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ होना होगा। सान्या के बोलने से पहले ही सन्नाटा छा गया। विवान ने एक नजर डाली और देखा कि सान्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसका शरीर सीट पर धंसा हुआ था। सान्या, सो मत उठो। विवान की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कार नहीं रोकी, क्योंकि सान्या को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना। आधे घंटे बाद विवान आखिरकार सान्या को शहर के एक हॉस्पिटल में ले गया। जब वह बेहोश और खून से लथपथ सान्या को अंदर ले गया, तो हॉस्पिटल में जांच और इलाज के लिए आए कुछ लोग चौंक गए। भीड़ ने फौरन उनके लिए रास्ता बना दिया। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? जल्दी आओ और इस लड़की की जान बचाओ। विवान हॉस्पिटल में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर और नर्सें वहां पहुंच गए। यह हालत देखकर डॉक्टर ने फौरन विवान को सान्या को इमरजेंसी रूम में ले जाने का निर्देश दिया। इमरजेंसी रूम की बत्तियां हमेशा जलती रहीं। विवान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। वह बेचैनी से धड़कते दिल के साथ इधर-उधर टहल रहा था। इस दौरान उसका फोन कई बार बजा, लेकिन विवान ने मानो उसे सुना ही नहीं। उसका पूरा ध्यान सान्या पर लगा हुआ था, जिसका इमरजेंसी इलाज चल रहा था। सान्या, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। विवान घबराया हुआ था और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और इमरजेंसी रूम की बत्तियां लाल से हरी हो गईं। लगभग 10 मिनट और बीतने के बाद आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए, विवान दौड़कर उनके पास गया और घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरी दोस्त ठीक है? मरीज की पीठ में चाकू घुसा था। घाव बहुत गहरा था और फेफड़े को नुकसान पहुंचा था। उसका बहुत खून बह गया था। खुशकिस्मती से सर्जरी अच्छे से हो गई। अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। डॉक्टर के जवाब ने आखिरकार विवान को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इस पल उसकी तनावग्रस्त नसें भी शांत हो गईं। मरीज अभी भी बेहोश है और शायद कल सुबह तक होश में न आए। आपको पहले जाकर भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। कुछ निर्देश देने के बाद डॉक्टर चले गए। बिना किसी झिझक के विवान तुरंत सान्या के हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रक्रिया पूरी करने चला गया और यहां तक कि सबसे अच्छा वीआईपी वार्ड भी चुन लिया। जब वह इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर वापस लौटा, तब तक सान्या को पहले ही एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसने नर्स से रास्ता पूछा और फिर वार्ड की ओर दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल के बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई गहरी बेहोशी की हालत में सान्या को देखकर विवान के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह सान्या के साथ वार्ड में काफी देर तक, रात के 10 बजे के बाद तक रुका रहा, फिर उठा और वार्ड से बाहर चला गया। विवान ने अपना फोन निकाला और लगभग 1 दर्जन मिस्ड कॉल देखीं। वापस कॉल करने के बजाय उसने विक्की की कांटेक्ट खोजी। हेलो, मैं विवान हूं, युवा स्वामी विवान, सुरेंद्र भाई ने आपको बुलाया था। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं सुरेंद्र भाई से बाद में बात करूंगा। अभी मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। युवा स्वामी विवान, कृपया बताइए। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप समर नाम के इंसान को ढूंढने में मेरी मदद करें। उसे हर हाल में ढूंढें और पकड़ें। क्या वह इंदौर में है? मुझे उसकी जानकारी और फोटो भेजें। जैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं इसे अभी आपको भेज देता हूं। विवान ने फोन काट दिया और समर की जानकारी भेज दी। उसके बाद उसने सोचा और फिर से सुरेंद्र को फोन किया। फोन का जवाब तुरंत मिल गया, लेकिन विवान को अभी तक यह समझ नहीं आया था कि वह सान्या की हालत को कैसे बताए। विवान, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? सान्या कहाँ है? मैं उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या वह तुम्हारे साथ है? अंकल सुरेंद्र, सान्या हॉस्पिटल में है। विवान ने खुद को संभाला और बताया कि कैसे सान्या को समर ने उसे बचाने की कोशिश करते वक्त चाकू मार दिया था। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। सुरेंद्र ऊपर से शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर डर से भरे हुए थे। काफी देर के पॉज के बाद सुरेंद्र ने फिर कहा, विवान, जल्दी से आन्या को फोन करके बता दो कि तुम सुरक्षित हो, फिर यहां आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, अंकल सुरेंद्र, विवान ने जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद वह सान्या का हालचाल जानने के लिए वार्ड में गया। सान्या को अभी भी बेहोश देखकर वह वार्ड से बाहर निकला और आन्या को फोन करते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ा। कॉल डायल करते ही लगभग फौरन ही आन्या ने फोन उठा लिया।
विवान, क्या तुम ठीक हो? आन्या की आवाज में घबराहट की झलक थी। विवान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसने परेशानी से पूछा, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं अपनी मां को श्रद्धांजलि देने जा रही थी, तभी मेरा अपहरण कर लिया गया। मुझे अगवा करने वाले दोनों लोगों को एक फोन आया और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे आज रात कुछ काम है, लेकिन मैं कल तुमसे मिलने वापस आऊंगा। विवान, क्या तुम सच में ठीक हो? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हम कल मिलने पर इस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सावधान रहना विवान। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, अब आराम करो। शुभ रात्रि। फोन रखने के बाद विवान अपनी कार में बैठकर उस प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया जहां सुरेंद्र भर्ती थे। कुछ ही वक्त बाद वह उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां सुरेंद्र भर्ती थे। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचकर विवान ने गहरी सांस ली और मन ही मन डांट सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। वार्ड में सुरेंद्र हॉस्पिटल के बिस्तर पर पीछे की ओर झुके हुए थे। विवान को आते देख उन्होंने भावहीन होकर विवान को हाथ हिलाकर पास आने का इशारा किया। विवान हॉस्पिटल के बिस्तर के पास बैठ गया और सुरेंद्र ने शांत भाव से पूछा, क्या तुम जानते हो कि आन्या का अपहरण किसने किया? जानता हूं। विवान ने सिर हिलाया। सुरेंद्र ने उसे एक गंभीर और तीखी नजर से देखा, फिर धीरे से कहा, वह समर नाम का लड़का किसी काम का नहीं है। उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। आन्या का अपहरण करने वाला दिग्विजय का आदमी है। विवान की पुतलियां थोड़ी हैरान होकर सिकुड़ गईं। उसे लगा था कि यह काम सिर्फ समर ने किया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय भी पर्दे के पीछे से इसमें शामिल था। सुरेंद्र ने विवान को घूरकर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुम इस समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो तुम्हें निर्दयी और चतुर बनना होगा। तुम्हें दूसरों को डराना होगा ताकि वे तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करें। मैंने इस मामले की पूरी तरह से जांच करवा ली है। बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सुरेंद्र ने उन्हें मारने का फैसला पहले ही कर लिया था। अगर उनकी सेहत खराब न होती, तो वे खुद अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए उन दोनों बदमाशों दिग्विजय और समर का सफाया कर चुके होते। विवान ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। यह देखकर सुरेंद्र का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। मेरी सिर्फ दो बेटियां हैं, आन्या और सान्या, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वे दोनों मुसीबत में फंस गई हैं। इस बार तो वे ठीक हैं, लेकिन अगली बार क्या होगा? विवान, मैं नहीं चाहता कि वही बात दोबारा हो। तुम समझदार आदमी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। सुरेंद्र ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ, मैंने नीचे तुम्हारे लिए लोगों को इंतजार करने का इंतजाम कर दिया है। जाओ, दिग्विजय और समर से बात करो। मुझे, आन्या और सान्या को भी जवाब दो। अच्छा। विवान ने भारी मन से सिर हिलाया। पहले शायद वह हिचकिचाता, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से पक्का था। आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिनकी वह परवाह करता है, तो वह इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद वह हॉस्पिटल से चला गया। जैसा कि सुरेंद्र ने कहा था, हॉस्पिटल के नीचे 10 कारें पहले से ही करीने से खड़ी थीं। हर कार में 5 लोग सवार थे। सभी ने काले रंग के बिजनेस सूट पहने हुए थे और हर इंसान एक ठंडा अंदाज बिखेर रहा था। जैसे ही विवान हॉस्पिटल से बाहर निकला, ये सभी लोग एक साथ कार से उतरे और उसे पुकारते हुए बोले, नमस्कार युवा स्वामी विवान। इसी दौरान विक्की भी भीड़ से बाहर निकल आया। युवा स्वामी विवान, मैंने समर नाम के उस लड़के को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया है। जहां तक दिग्विजय की बात है, वह इस वक्त सुरेश के घर पर मेहमान के रूप में रह रहा है। विक्की ने सारी जानकारी बता दी। यह सुनकर विवान की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने ठंडे स्वर में हुक्म दिया, चलो वर्मा परिवार के पास चलते हैं और दिग्विजय से हिसाब चुकता करते हैं। इतना कहने के बाद वह अपनी बुगाटी ला वोइतूर नोयर में बैठा, एक्सीलरेटर दबाया और वर्मा परिवार के घर की ओर तेजी से निकल गया। इसके पीछे 10 जैसी काली कारें थीं।